डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। छात्राओं, बीए फर्स्ट ईयर में अपन पढ़ रहे थे प्रेमचंद जी की शतरंज के खिलाड़ी। इसके 2 भाग मैंने आपको इसके पूर्व में समझाए और बताए। ये 2 मित्र मिर्ज़ा और मीर की कहानी है, जिन्हें शतरंज से इतना लगाव है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जावे, इससे कोई मतलब न था। 8 पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहब से जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठो तो शाम ही कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाने के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं। हुजूर के गुलाम जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर यह खेल मनहूस है। इसका खेलने वाला कोई पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आता है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते हैं। मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इनको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं। क्या किया जाए। सभी नौकर चाकर आपस में उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि अपन को इस पैराग्राफ में इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं। क्या किया जाए। मोहल्ले में 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज। यह बादशाहित शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रतिदिन दिन दहाड़े लूट जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी, और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनियों का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जा रही थी। देश की सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंस बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कान में जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते भिड़ हो जाती तो तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों के मेल हो जाते। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर बैठ जाते, पर दिन भर की निद्रा के साथ सारा मनोमाल्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे, क्योंकि क्या होता था कि दोनों को ही शतरंज की इतनी लत थी कि कोई भी किसी भी प्रकार की उनकी तू मैं हो जाए, पर वो उस खेल के लिए दोबारा से बैठ जाते।
एक दिन दोनों मित्र बड़े शतरंज के दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। पर क्या बला सिर पर आई? यह क्या बला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोला, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बतलाऊं, हुजूर की तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल्लगी? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा काँप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत बे, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर, कमबख्त, कल आने की कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा कोई और तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमको खूब धृता बताई। उसको जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंजें चरली, अब भूल कर भी घर में ना रहेंगे। दूसरे दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकले। खड़े होते बगल की एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे की गिलोरियां भरे, गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तमाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुँचे। दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती। किश्त, शय आदि दो एक शब्द सिवाय मुंह के और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता। दोपहर को जब भूख लगती होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पी कर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा सी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था तो कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाहें न पड़ जाएं, नहीं तो बेगार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जुगाड़ मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब को किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अपना अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, लो यह किश्त। मीर, तोर खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे जनाब हैं? लाल बंदरों से मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिए, यह किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा,
जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी यह किश्त। अब बस अब मैं श में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिज गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसी ठहरेगा? मिर्जा, जी नहीं, शहर में जाने का क्या होगा? मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा। लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गज़र बज रहा था। फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़े गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान में ले जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता है और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया। मीर, होगा, यह लीजिए शह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। तो अभी अपन ने इस लेक्चर में शतरंज के खिलाड़ी कहानी यहाँ तक पढ़ी। अगली कक्षा में अपन इसको पुनः इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। अभी अपन ने उन दोनों की शतरंज के प्रति लगाव कितना अधिक था कि उनको अपने शहर, अपने ज़िला, अपने राज्य, अपने राजा सबसे ज़्यादा प्रिय शतरंज का खेल था। इसी क्रम में अगले लेक्चर में पुनः इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।